रूह की आंख खुली तो अपने आप को यारम के आसार में पाया। वो मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम जाने लगी। जब बाहर से ज़रा ज़रा शोर की आवाज़ सुनी तो खिड़की की तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। यारम ने उसे झूठ बोला था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। इस बात को यारम ने खुद ही बाद में बताया था। उससे खिड़की खोली तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नज़र आ रहा था। यहाँ पर कुछ लोग यूनिफॉर्म में खड़े थे, जो कि हाथ में टॉर्च लिए आगे पीछे देख रहे थे। होटल की इंतज़ामिया भी वहीं खड़ी थी। उससे सोचा क्यों ना वो यारम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए उसे जगाए बगैर ही वो खिड़की पर खड़े उन लोगों को देखती रही। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो उन लोगों से कैसे पूछती कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि ना तो उसे इंग्लिश ठीक से आती थी और ना ही उनके मुल्क की ज़ुबान। इसलिए खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देखती रही। फिर वहाँ एक एम्बुलेंस आई और 2 लोगों को गाड़ी में डाल कर ली गई। या खुदाया! इसका मतलब यहाँ पर कत्ल हुए हैं। ये भी तो हो सकता है वो लोग बीमार हों, ज़रूरी तो नहीं कि वो लोग मरे हुए हों। लेकिन अगर वो लोग सिर्फ बीमार होते तो पुलिस यहाँ क्यों आती? यही सब कुछ देखते हुए उससे यारम को जगाना ही बेहतर समझा। यारम उठें, देखें बाहर पुलिस आई है। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। एम्बुलेंस भी आई है, कुछ लोगों को लेकर गए हैं यहाँ से। वो उसके करीब आकर उसको जगाने लगी, लेकिन शायद यारम के उठने का कोई इरादा ना था। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया। यारम उठे ना, देखे ना। रूह ने हिम्मत न हारी, एक बार फिर उसे उसे जगाने लगी, जब अचानक यारम ने उसे पकड़कर एक झटके से बेड पे गिराया और उसके ऊपर झुका। तुम्हें क्या है? वो जो भी करें, दूसरों की फिक्र करती हो, कभी मेरे बारे में भी सोचा है? उसके इरादे जानकर रूह ने फौरन बेड से उठने की कोशिश की, मगर यारम की गिरफ्त इतनी भी हल्की ना थी। वो उसका दुपट्टा एक तरफ फेंकता, एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका था। यारम मेरी बात तो सुने, बाहर वहाँ। इससे पहले कि रूह कुछ और कहती, यारम ने उसके लबों पर अपनी उंगली रख दी। मेरी बात सुनो, आई लव यू। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझे सुनो। उसके बालों में मुंह छुपाता वो धीरे धीरे सरगोशियां कर रहा था। कुछ देर में रूह भूल ही गई कि वो उसे क्या कहने वाली थी। अगर याद रहा तो बस इतना कि वो इस वक्त यारम की बाहों में है। धीरे धीरे उसके कान में सरगोशियां करते यारम उसे किसी और दुनिया में लिया गया, जहाँ सिर्फ रूह और यारम थे, जहाँ किसी तीसरे वजूद की कोई जगह ना थी। अपने चेहरे पर, अपने होंठों पर, अपनी गर्दन पर यारम के लबों का लम्स महसूस करती वो इस वक्त सिर्फ यारम को ही सोच रही थी। जबकि अपने मकसद में कामयाब होता यारम मुकम्मल तौर पर अपनी रूह में खो चुका था। रूह की आंख खुली तो 10:30 बज रहे थे। यारम कमरे में नहीं था। उठकर फ्रेश हुई और यारम का इंतज़ार करने लगी। यारम के पास उसका फ़ोन नहीं था। वो अपना फ़ोन लाया ही नहीं था, जबकि वो अपना फ़ोन साथ लाई थी। लेकिन इस फ़ोन पर सवार यारम के और कोई फ़ोन नहीं कर सकता था, और ये बात रूह को पता ही नहीं थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी यारम वापस नहीं आया। ना जाने कहाँ चले गए, बता कर तो जाते। वो काफ़ी देर कमरे में टहलती रही। वेटर उसके लिए नाश्ता लेकर आया, लेकिन वो उससे भी यारम के बारे में कुछ नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उस बेचारे को उर्दू आती नहीं थी और रूह उसकी ज़ुबान समझ जाए ये तकरीबन नामुमकिन था। खुद कमरे से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे यारम के वो थप्पड़ आज भी याद थे। जब कुछ भी ना बचा तो वो टीवी ऑन करके बैठ गई। यारम तकरीबन 12 बजे वापस आया। उसके कमरे में आते ही रूह मुंह फेर कर बैठ गई। उसके इस तरह से बैठने पर यारम बेहासा मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। तो मेरा बेबी नाराज है मुझसे, मेरा बच्चा बात भी नहीं करेगा मुझसे। वो उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में लिया। मुझे लगा अभी तुम्हारे जागने का कोई चांस नहीं है, इसलिए गया था। हाँ, तो बता के भी तो जा सकते थे। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। चाहे मुझे नहीं करनी बात आपसे। ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए? वो अब भी गुस्से से मुंह फेरे हुए थी। बेबी, बोला ना आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर बोला। इट्स ओके, लेकिन आप गए कहाँ थे? उसके हाथ कानों से हटाते हुए पूछा। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? रू आंखें चमका कर बोली। हाँ लाया हूँ बाबा, गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब आंखें बंद करो। शारम ने उसे प्यार से पुचकारते हुए कहा। रू ने फौरन आंखें बंद कर ली। जब शारम अपनी जेब से कुछ निकालने लगा, तब रू ने जरा सी आंख खोली। नो चीटिंग, शारम ने सख्ती से कहा। ओके सॉरी सॉरी, अब नहीं करती। रू ने जोर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब शारम ने उसे गले से दुपट्टा निकालते हुए कुछ पहनाया। दुनिया की सबसे खास लड़की के लिए एक खास सोफा। आंखें खोलूं? रू ने एक्साइटेड होकर पूछा। हाँ अब खोलो। यारम को ऑर्डर मिलते ही रू ने फौरन आंखें खोली
और अपने गले में पहना लॉकेट देखने लगी जिसमें एक नीले रंग का हीरा था। उस हीरे को उस चेन में किस तरह से जोड़ा गया था समझना बहुत मुश्किल था, जबकि हीरे के अंदर एक तहरीर लिखी थी। यारम, ये क्या लिखा है इसके अंदर? समझना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर रूहे यारम पढ़ना इतना मुश्किल ना था। यारम एलिस्कार रो, यानी कि यारम अपनी रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है। शारम ने उसकी आंखों में देखते हुए हीरे पर लिखी तहरीर उसे सुनाई। रूह ने शर्मा कर नजरें झुका ली। वैसे तुम आई लव यू टू बोल सकती हो, यारम ने शरारत से कहा। उफ लड़की, कितना शर्माती हो। चलो इधर आओ और बदले में मुझे इसके कोई गिफ्ट दो, यारम ने खींचकर उसे अपने करीब करते हुए कहा। मैं क्या दूं? वो इतनी हल्की आवाज में मिनमिनाई कि यारम बामुश्किल सुन पाया। वो जो कल देने वाली थी, शारम ने उसके होंठों को उंगली से सहलाते हुए कहा। मैं तो नहीं दूंगी, रूह शरारत से कहती उसे धक्का देकर दूर हुई, जबकि यारम ने एक ही झटके में उसे पकड़कर वापस अपने करीब तर कर लिया। लेकिन तुम मुझे जानती हो, मैं तो ले ही लूंगा, उसके होंठों पर पूरे इस्तकाक से मोहर सब करते हुए कहा। तुमने मुझे पागल कर दिया है। सोचता हूँ तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। आई लव यू, उसके चेहरे पे जा बजा अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ता एक बार फिर से उसके होश ठिकाने लगाने रहा था, जब अचानक रूह को सुबह वाला वाकया याद आ गया। यार, अब सुबह होटल में क्या हुआ था? आप तो बाहर गए थे ना, कुछ तो पता चला होगा। पुलिस क्यों आई थी? रूह पूछने लगी। हाँ, वो दो लड़के थे, किसी ने उनकी जबान काट दी और उनके जिस्म पर छोटे छोटे जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से उनके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काटे हों। वैसे खबर मिली है कि वो रेप करके इस होटल में छुपे हुए थे। पुलिस वैसे भी उनकी तलाश में थी। अच्छा ही हुआ किसी ने पुलिस की हेल्प कर दी, शारम ने मुस्कुराते हुए बताया। यारम, लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार भी तो करवा सकता था। इस तरह से उन पर जुल्म करने की क्या जरूरत थी? ये तो बेहिसी की इंतहा है। बेचारे कितनी तकलीफ में होंगे, और किसी ने उनकी जुबान काट दी, जिस्म पर कट लगा दिए। जाने कितना बेहिस आदमी था जिसे उन पर तरस नहीं आया। इंसान तो हो ही नहीं सकता, कितना बेरहम था वो। उसने बस बहुत हो गया, क्या बेकार बातें लेकर बैठ गई हो? कब से बकवास किए जा रही हो? कोई और बात नहीं है कि तुम्हारे पास करने की? वो इतने जोर से चिल्लाया कि रूह घबराकर उससे दूर हुई। मैं तो बस, वो मिनमिनाई, जब यारम ने खींच कर करीब किया। दूर मत जाया करो मुझसे, कभी नहीं, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। उसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रूह को अपने बाजुओं में उसकी उंगलियां दसती हुई महसूस हुई। यारम, मुझे दर्द हो रहा है, उससे यारम के हाथों पे अपने हाथ रखने की कोशिश की। मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? एक अजीब जुनून से वो पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी आपके बगैर? क्या हो गया है आपको? छोड़े मुझे, वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो मैं जान ले लूंगा, उसके बाजू छोड़कर उसे अपने सीने में भींचते हुए बोला, जबकि रूह हैरान और परेशान उसका ये रूप देख रही थी। यारम बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। ये गाड़ी उसने यहाँ आकर ली थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे उस कमरे से निकले हुए, और पिछले 3 घंटे से वो सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था वो रूह को ज़रूर कुछ ना कुछ कर देगा, और वो रूह को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो उसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई नहीं समझ सकता, तुम तो समझने की कोशिश करो। रूह, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरा यकीन करो रूह, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो इस दरिंदे की ज़िंदगी में आया हुआ फरिश्ता हो। उसे याद था जब शारम ने रूह को गले लगाया, वो किस तरह से उसे गिरफ्त में मछली थी, उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और यही वो बात यारम को अंदर तक हिलाकर रख गई। वो उससे गिरफ्त को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब शारम ने खुद ही उसे खुद से दूर किया और कमरे से निकल गया। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो रूह। जब पहली बार तुम आई, वो मासूम चेहरा, वो मासूम रूप मुझे अंदर तक हिला गया रूह। वो जो मुझे पहली नज़र में ही हो गई वो मोहब्बत थी रूह। हाँ, मैं तुम्हारे सामने पहली नज़र में ही हार गया था। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नज़र में अपना दीवाना कर गया। उस दिन मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी, लेकिन मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है।
मैं अपनी दुनिया का एक शैतान हूँ, एक दरिंदा जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आया। मैंने उसी वक्त अपने जज्बात को तो लगाम देने की कोशिश की, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम फ्लाइट में डर गई थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ भूल-भाल कर तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारा सारा डर भुला दूँ। कमरे से निकलकर मैंने यही फैसला किया कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। मेरा दिल चाहा मैं तुमसे सख्ती से बात करूँ, तो मैं नरमी से मुखातिब करके मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया रूह। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ सख्ती से बात नहीं कर पाया। इसी वजह से कि मैं उस दिन उस कमरे से बाहर निकल गया, कभी तुम्हारे सामने वापस ना आने के लिए। लैला ने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं खुद भी यही चाहता था कि तुम उसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में लेके आया और तुम्हारी मासूमियत एक एक पल, एक एक सेकंड मुझे बेबस करती रही। और फिर उस दिन तुम चली गई फ्लैट से। रूह, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो मोहब्बत करता था, ठीक है, मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन नमाज़ों में मुझे मांग मांग कर खुद से इश्क करने पे मजबूर तुमने किया। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे अपने आप से इश्क करने पर मजबूर करने वाली तुम हो। तुम आई थी मेरे पास, मैं तो तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी रूह को मुझसे दूर मत कीजिएगा। वो कैसे कह सकती है कि मैं बेरहम बेहिस हूँ। अल्लाह जी, मुझे सारी दुनिया की नज़रों के सामने गिरा दें, लेकिन रूह की नज़रों में अच्छा बना दें। मेरी रूह मुझसे नफ़रत ना करे, बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगा। अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं उसे भी मार दूँगा। वो सिर्फ़ मेरी है। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो जुनूनी अंदाज से बोल रहा था। वो होटल के रूम में वापस आया तो देखा कमरे में खूब अंधेरा है। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। शारम ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो जाग रही थी, लेकिन करवट दूसरी तरफ ली हुई थी। बेड के बीचों बीच तकियों की दीवार थी। उसने एक नज़र तकियों की उस दीवार को देखा और फिर आहिस्ता चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। एक एक करके सारे तकियों को ज़मीन पे ऐसे फेंका जैसे वो जीता जागता कोई वजूद हो। रूह ये तो जानती थी कि वो तकिए को ज़मीन पर गिराकर अपनी और रूह के दरमियान ये दीवार हटा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये काम वो कितने गुस्से से कर रहा है। फिर कुछ देर बाद उसे अपने बाजुओं पर शारम के होंठों का लम्स महसूस हुआ। रूह ने अभी तक शारम का वही कुर्ता पहन रखा था। शारम ने आहिस्ता से उसका कुर्ता बाजू से ऊपर किया, जहाँ पर नील के निशान थे। बहुत दर्द हो रहा है? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाजू को सहलाते हुए पूछ रहा था। मैं आपसे नाराज़ हूँ, रूह हंसी ऊंची आवाज़ से बोली, जैसे कि वो बहुत दूर बैठा हो। तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है? उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए शारम मजीद उससे करीब हुआ। रूह ने उसकी तरफ देखकर जोर जोर से गर्दन हाँ में हिलाई। माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है? अंदाज में दुनिया भर की नदामत थी। आप आइंदा मुझ पर इस तरह से गुस्सा नहीं होंगे ना? प्लीज़ मुझ पर चिल्लाया मत करें, मुझे बहुत डर लगता है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। यारम, मैं गलत हूँ तो मुझे बता दिया करें। आपके सामने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझ पर ऐसे गुस्सा मत हुआ करें। अम्मी और आपी भी ऐसे ही चिल्लाती रहती थी मुझ पर। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन आप अगर मुझ पे चिल्लाएंगे तो मैं बेड के बीच में ऐसे ही दीवार बना दूँगी। मासूम से अंदाज़े मासूम सी धमकी दे डाली। नहीं, प्लीज़ ये गज़ब मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक-एक तकिए को टाँग मार-मार कर नीचे फेंकूँगा। वो शरारत से बोला। रूबी खिलखिलाकर हँस दी। वैसे तुम्हें मनाने का स्पेशल इंतज़ाम भी किया था मैंने, लेकिन तुम तो ऐसे ही मान गई। स्पेशल इंतज़ाम क्या किया था आपने? जल्दी बताएं मुझे। वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल उससे करीब जुड़कर बैठ गई। शाहरम ने उसकी कमर में हाथ डालते मज़ीद करीब किया। यहाँ नहीं बताऊँगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शाहरम ने उसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा। वो शर्मा कर पीछे हटी। बाहर बहुत सर्दी है, रू ने बेबसी से कहा। रू, तुमने सारा हनीमून यहीं पर निकलवा देना है। तुम तो इस रूम से बाहर ही नहीं निकलती हो। चलो जल्दी यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। शारम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अच्छा बाबा, मुझे कपड़े चेंज करने दे। रू ने अपना हुलिया देखा जो अभी तक शारम के कपड़ों में थी। कोई ज़रूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इनमें। अब जल्दी चलो।
उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा। अरे बाबा, शूज़ तो पहनने दे मुझे। रू ने यारम को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की। वो उसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेके जा रहा था। जल्दी करो, यारम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। वो बेहद खुश था क्योंकि उसकी रूह उससे नाराज नहीं थी। रूह ने शूज़ पहने तो यारम हंसी खुशी रूम से बाहर निकला और वो रूम लॉक करने लगी। अभी वो होटल से बाहर निकले ही थे कि रिसेप्शनिस्ट ने यारम को मुखातिब करके उसकी फ़ोन कॉल के बारे में बताया। कौन है ये बदतमीज़? यहाँ पर भी मुझे सुकून से नहीं रहने देते। यारम रू का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ लिए फ़ोन सुनने आया। हाँ, क्या हुआ है? उसे सलाम करने या हैरियत पूछने की सहमत न की। शायद उसे अंदाज़ा था कि आगे से कौन बोलने वाला है। डेविल, तुमने वहाँ किसी को ज़ख्मी कर दिया है? तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? रू ठीक है ना? ईसर ने फिक्रमंदी से पूछा। भाभी, उसके इतने सारे सवालों के जवाब में यारम ने बस इतना ही कहा। हाँ, मेरा मतलब है रू भाभी। हाँ, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, होटल में कोई मसला हुआ है। 2 रेपिस्ट यहाँ पर थे। किसी ने उनकी ज़बान काट डाली। ज़रूर किसी की बीवी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता से कहता हुआ हिजर को सब कुछ बता गया था, जबकि बार बार रू का अपने हाथ में पकड़ा हुआ हाथ अपने लबों तक लेके जाता, जिस पर रू शर्माती आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन भी नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? शारम ने शाकी अंदाज से पूछा। तुम जहाँ जाते हो हमें वहाँ की खबर रखनी पड़ती है, और यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा कि शादी को इतना वक्त हो गया है, अब क्यों गए हैं। ये इंस्पेक्टर बात की खाल उतारता है। और राशिद ने रोना धोना मचाकर विक्रम दादा को अपने साथ कर लिया है। राशिद ने विक्रम दादा के सामने कहा कि तुमने उसके भाई का कत्ल कर दिया है। इसे फिक्रमंदी से बता रहा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विजर। विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। अब तुम फ़ोन रखो, रूह बोर हो रही है। शारम ने उसके शर्माते चेहरे को देखते हुए कहा। शारम के इस तरह से कहने पर रूह का चेहरा मज़ीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूह भाभी के साथ खड़े मुझसे बात कर रहे हो? ईसा ने परेशानी से पूछा। बाद में बात करेंगे। शारम ने बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया। शारम, आपने गाड़ी कब ली? रूह उसके साथ आकर गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी। यही तो मसला है जाने मन। आप हमारे साथ बाहर निकलें तो आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। मोहब्बत से उसका हाथ चूमते हुए बोला। हाँ, तो आप अगर मुझे पहले बता देते कि गाड़ी है, तो ना मुझे सर्दी का डर होता और ना ही मैं कमरे में रहती। वो मुंह बनाकर बोली। हाँ, तो मेरा बेबी, तुमने पूछा ही कब? वैसे भी तुमने तो वहीं से मुझे कहा था कि खबरदार जो बिस्तर में घुसे। हम सारी जगहें घूमने के लिए जाएंगे, और यहाँ आकर उल्टा ही हो गया। तुम बिस्तर में घुसी हो और मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ इतनी सर्दी होगी। वो भी हारने के मूड में बिल्कुल ना थी। वैसे यारम, आप हिजर भाई से क्या बात कर रहे थे फ़ोन पे? रूह को अचानक ही उसकी फ़ोन कॉल याद आ गई। तुम्हारे बोर होने के बारे में? वो शरारती अंदाज से पूछने लगा। नहीं, आपके दादा के बारे में। आप फ़ोन पर अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे ना? मैंने सुना था आपने दादा कहा था। रूह जितने सीरियस अंदाज से बोली थी, यारम का कहका उतना ही बुलंद था। ये पहली बार हुआ था जब शारम ने उसके सामने कहका लगाया। ओ मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तो प्यार करता हूँ मैं तुमसे। लव यू। वो गाड़ी की परवाह किए बगैर रूह पर झुका था। यारम, गाड़ी चलाएं, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपना हया से धमकता चेहरा छुपाते हुए बोली। कुछ नहीं, तुम्हारा यारम तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें पता है, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन हैं। हम हर साल यहाँ आएंगे और ऐसे ही रहेंगे। हाँ, हम अपने बच्चों को भी लेके आएंगे अगले साल। रू बिना सोचे समझे बोली थी, और फिर जब अपनी बात समझ में आई तो यारम को देखे बगैर बाहर देखने लगी। अच्छा, तो 1 साल में तुम्हारा कितने बच्चे करने का इरादा है? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज से पूछ रहा था। यारम, देख कर गाड़ी चलाएं, और मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे साथ फ्री हो जाओ तो तुम बिल्कुल ही फ्री हो जाती हो, है ना? वो शरारत से आंख दबाते हुए बोला। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं करनी आपसे बात। वो अपना लाल अनारी चेहरा लिए मुंह फेर गई। वो लोग इस वक्त रेखा वे की खूबसूरत सड़क पर थे, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार था। यारम, हम यहाँ क्यों आए हैं? सारा बाजार ही बंद था। तकरीबन कोई कोई दुकान खुली थी। रेकाविक आइसलैंड के उन शहरों में से था
जहाँ पर प्लाजे और बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती, और अगर बनाई भी जाएँ तो उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि बाकी शहरों में। यारम उसे अपने साथ एक बुटीक के अंदर लाया था। उसे वहाँ काउंटर पर खड़े आदमी से कुछ पूछा और उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और कहीं का रास्ता बताया। यारम एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वो भी बिना उससे कुछ पूछे उसके साथ चलती गई। सुनो, उस रूम के अंदर जाओ। ये लड़की तुम्हें ड्रेस दिखाएगी, तुम्हें वो ड्रेस पहनकर बाहर आना है। उसने उसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस लड़की को अपने इंतजार में खड़ा देखकर वो बिना कुछ पूछे उस लड़की के साथ अंदर जाने लगी। लड़की ने उसे एक खूबसूरत से रंग का फ्रॉक नुमा ड्रेस सिखाया। देखने वाला बआसानी उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकता था। वो लड़की की कोई बात नहीं समझती थी। शायद वो लड़की भी ये बात जानती है, इसलिए सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। हाय अल्लाह! इसके भी बाजू नहीं है। मुझे यारम से बात करनी है, रूह ने उस लड़की से उर्दू में कहा, जबकि वो लड़की बिना उसकी बात समझे आगे से मुस्कुराई जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करें। मुझे मेरे शौहर से बात करनी है। प्लीज़ उन्हें बुला दें। इस बार रूह ने तफसील से कहा, लेकिन वो लड़की फिर भी पास खड़ी मुस्कुराती रही, जैसे उसे सिर्फ मुस्कुराने के ही पैसे मिलते थे। वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई, लेकिन अब वहाँ शारम नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो खुद से सवाल करती वापस अंदर आ गई, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराकर उसे देख रही थी। एक पल के लिए रूह का दिल चाहा कि उसकी मुस्कुराहट नोच कर कहीं फेंक दे। कैसी अजीब लड़की है। अब क्या करूं? अगर यारम वापस आ गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूं। हाँ, वो शर्ट भी तो पहनी थी, उसके ऊपर भी तो शॉल की थी, इसके ऊपर भी कर लूंगी। और वैसे भी यारम ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही नहीं है ना, और यारम ने देखकर ही खरीदा होगा। उसे सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथ में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर वापस निकली, हाथ में यारम के कपड़े और अपनी शॉल थी। लड़की ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो कपड़े लेने चाहे, जब रूह ने फौरन ही शॉल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ लिया और अपने बेलिबास बाजुओं को ढकने लगी। रूह ने अपने आप को शॉल से इस तरह से कवर किया कि वो कहीं से भी बेलिबास ना हो, और फिर उसे वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी। वो कमरे से बाहर निकली तो यारम तैयार थ्री पीस सूट में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट जिसमें उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, वो बेहद हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी। उससे रूह की शॉल ठीक करते हुए कहा। कैसा लगा ड्रेस? उसने उसका भरपूर जायजा लिया। रेड कलर की प्रिंसेस ड्रेस में वो किसी बारबी डॉल से कम न लग रही थी। अच्छा है लेकिन स्लीवलेस। रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो यारम के डिंपल नुमाया हो गए। कोई बात नहीं बेबी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, यारम हम कहाँ जा रहे हैं? रूह एक्साइटेड सी उसके साथ चलते हुए पूछने लगी। यारम मैं इन हाई हील्स में ठीक से चल नहीं पा रही। उससे हमने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि उस लड़की ने उसके ड्रेस के साथ मैचिंग के लिए उसके पैरों के करीब रखे थे। वो उसे ये बता नहीं पाई कि उसे कभी हाई हील्स नहीं पहनी। मैं उठा के ले चलूं? वो शरारत से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ। इससे पहले कि यारम सच में उसे अपनी बाहों में उठा लेता, वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ी और पूरी तरह से लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती, यारम उसे अपनी बाहों में भर चुका था। शर्म के मारे रूह अपनी निगाहें तक न उठा पा रही थी। यारम लोग देख रहे हैं, प्लीज मुझे नीचे उतारे। नहीं रू, यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। और दूसरी बात, तुम मेरी बीवी हो, मैं जो चाहे करूं। वो कहते हुए तेजी से आगे बढ़ा और आकर वापस उसे गाड़ी में बिठाया। रूह ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए जल्दी से अपनी साइड का दरवाज़ा बंद किया। यारम हम कहाँ जा रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं मुझे? वो फिर से पूछने लगी। वहाँ जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। अब एकदम चुप होकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है मुझे ड्राइविंग के दौरान बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो सख्ती से कहता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि रूह सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदने लगी। खबरदार रू, सोना मत, तुम्हारी नींदों का कुछ करना पड़ेगा। वो उसे वार्न करते हुए बोला, और फिर थोड़ी ही देर बाद यारम ने अंधेरे में गाड़ी रोक दी। चलो आओ रू। वो उससे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन इस अंधेरी सड़क पर वो दोनों कहाँ जाते? यहाँ तो सिर्फ एक जंगल था, वो भी बर्फ से ढका हुआ। ये जंगल से निकलती शायद एक सड़क। यारम हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधेरे में कुछ तलाश करने की कोशिश करते हुए पूछने लगी। क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर तुमने उनके बिल्कुल ठीक जवाब दिए तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूँगा, और नहीं तो तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दूँगा।
वो बिल्कुल सीरियस मूड में बोल रहा था। अगर हिम्मत है तो छोड़ कर दिखाएं। मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं आपसे दूर चली गई तो यहाँ सड़कों पर पागलों की तरह घूमेंगे आप। क्या दावा था। वो कुछ ही दिनों में समझ चुकी थी कि यारम उसे छोड़ नहीं सकता। रूह। उसने जज्बात की शिद्दत से उसका नाम पुकारा था। रूह सवालिया अंदाज से उसके चेहरे को देख रही थी। आई लव यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं वाकई ही इन सड़कों पर पागलों की तरह घूमूंगा। फिलहाल तो तुमने मेरा पागलपन देखा ही नहीं। मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी ना? वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सवाल वो बार बार उससे क्यों पूछ रहा है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो उससे दूर जाने की कोशिश करे तो वो उसे दूसरी दुनिया से भी ढूंढ निकालेगा। यारम, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा है ही कौन मेरा? वो गाड़ी से निकलकर उसके साथ चलते हुए कहने लगी। अच्छा बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे? करती भी हो कि नहीं? उसका हाथ थामे साथ चलते हुए कहने लगा। यारम, आप मेरी हर बात में शामिल हैं। आप मेरी हर सांस में शामिल हैं। हर नमाज के बाद की दुआ है आप। मैं खुद भी नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हैं। यारम, आप मेरे लिए मेरा सब कुछ हैं। अब आप इससे मेरी मोहब्बत कह लें या कुछ और, लेकिन आपसे ज़्यादा अजीज़ मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं है। आप जब सुबह काम पर जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका इंतज़ार करती हूँ, और फिर जब आप वापस आकर। वो शर्माई थी, शारम के डिंपल नुमाया हुए। वो अपने शौहर के सामने अपने ही शौहर के सारे दिन की बेताबियां बयान नहीं कर पाती थी। जानती हो रू, मेरी माँ कहा करती थी, अगर किसी शख्स की मोहब्बत आपकी हर नमाज की दुआ बन जाए तो समझ लो वो मोहब्बत इश्क बनकर आपकी रूह में उतर चुकी है। मैं तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ रू। अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कह रहा था, जबकि रूह के वजूद को उसने अपने आप में छुपाया हुआ था। आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, बताएं मुझे। रूह ने पूछा। मोहब्बत वो कहकर लगा कर हंसा था। तुम मेरा आइन हो, तुम मेरा शीन हो, तुम मेरा काफ हो। रूह यारम के दिल से रूह में उतरा हुआ इश्क है। रूह की आंखों से बेताब आंसू छलके। रूह, तुम मेरी जिंदगी में आई पहली खुशी हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली। वो मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाए उसके आंसू साफ कर रहा था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र अभी जारी था। शारम आहिस्ता आहिस्ता कहता उसे अपने साथ लिए कहीं जा रहा था। कुछ फासले पर उसे थोड़ी सी रोशनी नजर आई। उनकी गाड़ी कहीं पीछे छूट चुकी थी। देखा तो सामने एक छोटा सा घर था, जिसके अंदर की लाइट्स चल रही थी। यारम, ये। रू ने सामने छोटे से घर की तरफ इशारा किया। हाँ मेरी जान, अब तुमने अगले साल हमारे बच्चों के साथ यहाँ आने का प्लान बनाया है तो मैंने सोचा उनके लिए घर भी तो होना चाहिए। बहुत छोटा घर है वो, यहाँ पर बड़े घर नहीं मिलते। यहाँ सब लोग ऐसे ही छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। मैंने आबादी से अलग थलग एक छोटा सा घर लिया है। मैंने बहुत सोचा तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दूँ, फिर मेरे जहन में यही एक चीज़ आई। कैसा लगा? शारम ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत प्यारा है। शारम ने देखा कि रू रोने की मुकम्मल तैयारी पकड़ चुकी है। बिल्कुल मेरे जैसा। शारम ने शरारत से कहा। आप कब से प्यारे हो गए? प्यारी सिर्फ लड़कियां होती हैं। रू ने उसी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। हाँ यार, लड़के तो हॉट होते हैं मेरे जैसे, या लड़कियां हॉट भी होती हैं। वो शरारत से आंख दबाकर बोला। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। छोड़े मुझे, मेरे घर के अंदर जाना है। वो अपना आप छुड़ाकर गुलाबी चेहरा लिए अंदर जाने लगी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा। आज आखिर हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है। उसे रू को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा। बाकी घर सुबह देख लेना, फिलहाल सिर्फ बेडरूम ही देखो। वो उस पर झुकते हुए बोला और उससे लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसने अपने आप को शारम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया। शर्मीली सी मुस्कान मुस्कुराते हुए शारम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगी। जब शारम ने उसे और कस के अपनी बाहों में भरा। यारम, प्लीज़ छोड़े, सुबह के 10 बज रहे हैं। कितना वक्त हो चुका है? उसकी बाहों से अपना आप छुड़ाते हुए बोली। तुमने क्या करना है इतनी जल्दी जागकर? लेटी रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। यारम, मुझे भूख लगी है। यारम को रात वाली टोन में वापस आते देखकर जल्दी से कहा। ना तुम्हारी नींद खत्म होती है ना तुम्हारी भूख खत्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है? तुम्हें लगता क्यों नहीं है? अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो। हाँ, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाऊं।
बाजू देखे हैं आपने अपने, कितने मोटे हैं। लड़की, लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल्स बनाते हैं। और जैसे तुम मोटापा कह रही हो ना, लड़कियां मरती हैं ऐसे लुक्स पे। यारम ने उसे अपने इन मसल्स की अहमियत समझाना ज़रूरी समझी। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसे लुक्स पर मरती हैं। रूह ने नाक से मक्खी उड़ाई। मतलब तुम नहीं मरती हो मेरे लुक्स पे? यारम ने अपनी तोपों का रुख सीधा उसी की तरफ किया। हेलो, मुंह धोकर रखिए। मुझे आपके लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके ये डिम्पल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रूह ने उसकी गाल पर उंगली रखते हुए कहा। थोड़े से? यारम ने उसकी नकल उतारी। हाँ, बिल्कुल थोड़े से। बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। यारम ने भरपूर अपने डिम्पल्स की नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्साही भी कर दी। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रूह ने सुर्ख होते चेहरे से कहा। हाँ पता है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिम्पल्स थोड़े से अच्छे हैं। यारम आंख दबाते हुए बोला। छोड़े मुझे, मुझे मेरा घर भी देखना है। उससे अपना आप छुड़ाते हुए जल्दी से उठी।